लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। हेलो स्टूडेंट्स, लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल से आपका स्वागत है। आज असी 12वीं जमात दे जो कविता है, कविता की पुस्तक है काव्य यात्रा, उस जो कवि मोहन सिंह है उसकी कविता लैके हाज़र होए हाँ। यह जो मोहन सिंह की कविता है यह प्रगतिवादी कविता है। प्रगतिवादी उसनों कहते ने, प्रगतिवादी कविता उसनों कहते ने जिस विच समाज जो बदलाव आ रहा है उस विच जो एक तो गरीब लोग ने, नीवें लोग ने, मजदूर लोग ने वो सताए जा रहे हैं और दूजे पासे पूंजीपति लोग ने, पैसे वाले लोग ने, सरमाएदार लोग ने, वो समाज के बहुत थोड़े लोग ने पर समाज से वो कब्जा करके बैठे ने, जिस करके जो गरीब लोग ने उन्होंने अपने हक नहीं मिलते और जेड़ा साहित्य, जेड़ा कवि उन्हां गरीबां, मजदूरां, कामियां, मेहनतियां, किरतियां दे हक्कां दी गल करदा है, जिहड़ी कविता, जेड़ा साहित्य उसके हक्कां दी गल करदा है उसनूं प्रगतिवादी साहित्य कहा जाता है। और यह जो प्रोफैसर मोहन सिंह कवि है एक प्रगतिवादी कवि है जो इस कविता राहीं उन्हां बेगार विच बद्धे मजदूरां दी गल करदा है जिन्हां नूं बादशाह शाहजहां ने अपना ताज महल बनाउण लई वरतिया और उहदी जी सुंदरता उस ते प्रश्न चिन्ह लगदा फिर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कवि मोहन सिंह की लिखी कविता ताज महल तो ਅਸੀਂ देखते हैं इसके दो भाग ने। जो एक भाग है यह संसारिक दृष्टिकोण है भी जो संसार का दृष्टिकोण है ताज महल प्रति किस तरह का है। ताज महल बहुत सुंदर इमारत है, सफ़ेद रंग की इमारत है, उसकी सुंदरता का दुनिया में कोई स्थान ही नहीं। संसार के जो अजूबे ने, जो करिश्मे ने उस इमारतों में ताज महल का नाम आता है। हुण जो कवि है उसकी सुंदरता तो बहुत प्रभावित होता है। एक पासे सुंदरता है, एक पासे शोषण है। कविता विच अद्धा हिस्सा सुंदरता का बयान करता है, अद्धा हिस्सा शोषण का, जुल्म का बयान करता है। जिहड़ा पहला अद्धा हिस्सा उसे देखते हैं जो मुगलों की कला तो जो कवि है बहुत प्रभावित होता है। जिहड़ी यह पूरी कविता है शुरुआत विच यह रात का दृश्य पेश करती है, आलस का दृश्य पेश करती है और नींद का दृश्य पेश करती है। उस नींद, उस आलस, उस रात विच संसार की हर चीज़ सुत्ती पई है पर कवि जाके मुगलों की उस सुंदर इमारत के दर्शन करता है और उस तो बहुत प्रभावित, उसको बहुत एडमायर करता है, उसकी बड़ी सलाहता करता है, उसकी बड़ी सराहना करता है तो यह संसारिक दृष्टिकोण तो उसका आनंद माणदा है। पर कविता का जो अगला हिस्सा है वो उस सुंदर इमारत के निर्माण पिछे होए शोषण और जुल्म की जो झाकी पेश करता है। कविता का दूसरा हिस्सा है वो उस सुंदर ताजमहल की इमारत पिछे जो शोषण और जुल्म होया है। इत्थे दुनिया का दृष्टिकोण है, सुंदरता नूं देखदा है। इत्थे कवि का दृष्टिकोण है जो जुल्म नूं देखदा, जो असलीयत, जो रियलिटी नूं देखदा है। हुण कवि कहंदा है भी उत्थे हज़ारां बेगार सी। बेगार वो लोग ने जिन्हां बिना किसी तनख्वाह तो जबरदस्ती जुल्म कर करके काम लिया जाता है। उत्थे बेगारी हुई, हज़ारों भुखे मजदूरों ने काम किया। बड़ा करुणाजनक दृश्य जिहड़ा है वो दूसरे पार्ट विच कवि पेश करता है और फिर वो सुंदरता जो ताजमहल की अत सुंदरता है, बहुत सुंदरता है, उसका कोई सानी नहीं, उसकी सुंदरता ते भी प्रश्न चिन्ह लगा दिंदा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिंदा है। हुण वो कहता भी जो सुंदरता की सार्थकता है ना, जो उसकी रियलिटी है सुंदरता की, जे उस सच नहीं है, जे उस दया नहीं है, जे अहिंसा वाला भाव नहीं है, जे न्याय नहीं है तो इन्नी जो सुंदरता है वो सिर्फ सुंदरता के नाम पर छल है, सुंदरता के नाम पर एक धोखा है, सुंदरता के नाम पर एक पाप है। इस करके जे सुंदरता की सार्थकता देखनी है, उसकी यूटिलिटी देखनी है कि वो ठीक है कि नहीं है, फिर सानू देखना पेगा उस सच है, उस दया है, उस अहिंसा है या न्याय है कि नहीं है। यह कविता
प्रोफैसर मोहन सिंह ने बड़े सुंदर तरीके नाल रची है। एक पासे असीं उसदे आनंद विच मगन हो जाते हैं, दूजे पासे साडे नेत्र खुलते हैं, अखां खुलदियां ने कि वो सुंदरता नहीं है, क्योंकि वो लख गरीबां मजदूरां दे हंझूआं ते जो पलदा। इसकी जो लास्ट लाइन है उसका जिक्र इस तरह किया है। फिर पहला आलस, नींद और एडमायर करने वाला जो दृश्य है। दुध चिट्टियां रंगदार मरमरां, मरमर यानी मार्बल, संगमरमर। दुध चिट्टियां रंगदार मरमरां दे गल घत के बाही, सोहल पतलियां चांदियां रिश्मा सुतियां बेपरवाही। इत्थे फिर कवि ने परसोनीफिकेशन, मानवीकरण किया है। जो सूरज दीयां किरणां ने और जो चंद्रमा दीयां किरणां ने वो ताज महल दे चिट्टे रंग नूं जफ्फी पा के सुतियां पईयां ने। रात दा, आलस दा, नींद दा पूरा एक बड़ा सुंदर दृश्य कवि ने खिंचा है। बिरछां बूटियां दे परछावें नशा नाल गड़ुंदे। बिरछ बूटे भी नींद दे और आलस दे और रात दे नशे विच गुड़ुंद डुब्बे पे ने। घाह दे सोहल सीनियां उत्ते स्वाद हो ऊंगे। वो जो संगमर वाली इमारत है उसका परछावां, चंद दियां रिश्मां, बिरछ बूटियां दे परछावें, वो सब घाह ते सुत्ते पे ने। इसका लगता है भी सारी जो सुंदरता है वो कुदरत विच अलसाई और निद्रा विच ऊँगी पई है। फिर लिखते हैं लग टहना गल वेलां सुतियां। जो वेलां ने वो भी टहनियां दे गल लग के सुतियां पे ने। लग वेलां गल कलियां, जो कलियां ने वो वेलां ते लग के सुतियां पे ने। लग कलियां गल गंधां सुतियां, जो सुगंधियां ने, खुशबुआं ने, वो कलियां विच सुतियां पईयां ने। नींद वल्ले वे वलियां, सारा जो माहौल है, सारी सुंदरता, वेल बूटे, सब कुछ उस दृश्य विच सुत्ता है और आनंद विच सुत्ता पे। शांत सुते जमुना दे कंडे हरे भरे अत सावें, सावें कहते ग्रीन, हरे रंग दे। शांत जमुना दा पानी है और हरे हरे परछावें वृक्ष बूटियां दे है। नींद विगुती जलतारा नूं बन्नी विच कलावे। वो जो ताज महल दा जो परछावां है, जो बूटियां दा परछावां है, वो सारा जमुना दे पानी विच एकदम नींद विच अलसाया अपने कलावे विच लैके सुत्ता पे। इस तरह का जो दृश्य है आनंददायक और बड़ा मादक जो दृश्य है वो कवि ने अपने शब्दां नाल खिंचा है। फिर वो दसदा है सुत्ते पानियां दे विच सुत्ता ताज महल दा साया। हुण सारी चीज़ सुत्ती पई है। जो ताज महल दा परछावां है वो भी जमुना दे पानी दे अंदर सुत्ता पिया। और कदी कदी लगता है जो जमुना दा पानी हिलदा है, लगता है भी यह जो जमुना दा पानी है ना ताज महल नूं हरण करके उसनूं अपहरण करके लैके जा रहा, पर जो उसदियां लहरां ने उन्हें फिर फड़ के अपने कोल रख लैंदियां। सुत्ते पानियां दे विच सुत्ता ताज महल दा साया, मानो जमुना हरण वास्ते बुक्कल विच गया। जमुना ने उस परछावे नूं अपनी बुक्कल विच किसे हरण करके वास्ते छुपाया होया है। ऐ पर दूर सागरां वन्नी नस्सण जदों लगी। पर जदों जमुना उस परछावे नूं लैके, उस दृश्य नूं लैके भज्जण लगदी है ना, नींद टूणियां दे जंतर विच टोर उसदी बजी। परंतु फिर वो नींद दे आलस विच बज के उत्थे उसका परछावा रह जाता है। फिर कवि लिखता है सुत्ते इस चुगरदे अंदर, यह सब पेड़ बूटे घाह सब कुछ सुत्ता पिया है। सिर्फ एक जो कवि है वो जाग रहा है। जाग रही दो अखां मेरियां चुप चुप वांग चरागा। कहते मैं उन्होंने अखां दे राही जो इस हनेरे, इस रात, इस आलस में जागियां पे ने, मैं उस ताज महल की सुंदरता नूं एडमायर कर रहा, निहार रहा, वाह वाह कर रहा। गुंबद दियां उभारां उत्ते मस्ताइयां अलसाइयां फिर रहियां सन नज़रां मेरियां सोहज स्वाद तहराइयां। इस तरह स्वाद प्यास विच जो जागियां उसदियां नज़रां सी वो ताज महल की सुंदरता नूं निहार रहियां सी। फिर लिखते हैं तक तक कसब, कसब कहते कला, तक तक कसब हुनर मुगलां दा हैरत वधदी जावे। शाहजहान दे सोज स्वाद नूं लूण लूण प्यास लावे। उसकी कला नूं देख के मुगलां दी मेरी हैरानी वधी जाती है। और शाहजहान जो जिस बादशाह ने इस इमारत नूं बनाया है उस दे कला प्रति प्रेम नूं मैं बहुत सलाह रहा, बहुत वडिया रहा, बहुत वाह वाह कर रहा। कविता का एक भाग पूर्ण तौर पर एडमायर करने वाला इत्थे तक खत्म हो जाता है। इसका मतलब सुंदरता देख रहा है, संसार का दृष्टिकोण है, मुगलों की कला तो प्रभावित है, रात का दृश्य है, आलस नींद का माहौल है और उस सब का आनंद मान रहा है कवि। इसका पहला भाग है। हुण असीं इस रियलिटी वाले यथार्थ यानी रियलिटी वाले भाग ते आने। हुण कवि नूं उसकी असलीयत उस दे विचों उगड़ के नज़र आती है। फिर वो किस तरह का एक कल्पना करता है। एने नूं गुंबद का आंडा, जो इन्ना वड्डा उसका गुंबद है उस ताज महल की इमारत का,
इन्हें नू गुंबद का आंडा टोटे टोटे एकदम टुट गया, एक धमाके नाल टुटा। चीकां कूकां ते फरियादां जा अंबर नूं छुआ, उस विचों चीकां कूकां फरियादां जो उन्हां मजदूरां दियां जो बगार विच फड़े गए, भुखे भाणे उन्होंने मजदूरी की, जुल्म सहे, अपने बच्चों नूं भी भुखे रखे, उन्हां दियां फरियादां ने एकदम अंबर नूं जाके छू लिया। फिर लिखा है उस गुंबद दे जो आंडा फुटिया, जो गुंबद फुटिया, उस विचों की कुछ निकलिया, हड़ मजदूरनियां दा वग्या नाल मजूर हज़ारां, भी उस विच हज़ारां ही मजदूरनियां, हज़ारां ही मजदूर जिहड़े ने ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਕੀ ਕਹੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਮਟ ਤੇਸੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਜੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾਰਾਂ। ਦੁਰਮਟ ਕਹੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਰਮਟ, ਦੁਰਮਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਠ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, उस थले लोहे का बड़ा भारी तवा जिहा लगा होंदा है, उस तवे नूं कुट के जी रोड़ी कुट के दुरमट नाल ते उस फर्श नूं पद्धरा किया जाता है ताकि वो उबड़ खाबड़ ना रहे। फिर इत्थे लिखा है तेसे, तेसे का मतलब है हथौड़ियां वर्गे तेसे होंदे है, और एक पासों जो वो तिखे होंदे है और यह जिहड़े ना पत्थर तोड़न दे काम आते हैं। औजार लैके जो लखां मजदूरियां और लखां जो मजूर सी उस गुंबद के आंडे विचों, यानी गुंबद विचों, टुटे गुंबद विचों हज़ारां ही निकले। फिर लिखा है दुधियां नाल पलमदे बच्चे, कमी रुझियां मावां, मावां नूं जबरदस्ती काम लिया जा रहा है, उन्हां दे बच्चे भुखे प्यासे विलक रहे ने, रो रहे ने। अखां दे विच छलकण अथरू, हिक्कां दे विच आहां, पर मावां कोल इन्ना समा नहीं अपने बच्चों का पेट भर सकण। उन्हां मावां दी अखां विच अथरू ने और उन्हां दे दिल विच आह ने, बड़िया शोक है, बड़ा अफसोस है। अगे लिखा है बोकियां वर्गे पेट उन्हां दे, बोके कहंदे चमड़े दे इस तरह दे बनाए होंदे जिन्हां विच पानी भरिया जांदा है, जदों पानी खाले एकदम ढिले मिले हो जाते, उस तरह के उन्होंने पेट है भुख नाल खाली हुए पे। बोकियां वर्गे पेट उन्होंने, तुक्कियां वर्गे गाटे, तुक्कियां वर्गे यानी छोटे छोटे जो डंडियां जियां वर्गे उन्होंने गाटे यानी गर्दना ने, इस तरह के भुखे प्यासे जुल्म दे सताए हुए मजदूर उस आंडे विचों, उस गुंबद विचों निकल ने, हज़ारां ही मजदूरनियां समेत। छाले छाले हाथ उन्होंने पैर ब्याइयां पाटे, हाथ काम कर करके छाले छाले हुए ने और पैर नंगे पैर रह रह के उन्हां दियां ब्याइयां फटियां पईयां ने। फिर भी काम कराउण वाले मार मार के छांटा, छांटा कहते डंडियां छटियां मार मार के उन्हां कोलों काम लै रहे ने। मासूमां दे पिंडियां उत्ते चाड़ी जान सलाटां, वो मार मार के उन्हां दे पिंडे ते निशान पा रहे ने, काम लै रहे ने। भुखे प्यासे मजदूरां मजदूरियां कोलों बहुत काम लै रहे ने। फिर अगे है कवि हुण की सोचदा है, कवि कहंदा है इदां मजदूरां दी झाकी जद मैनू दिस आई, नाल पीड़ दे कलवल होके रूह मेरी कुरलाई। पहले एडमायर कर रहा सी, पहले वाह वाह करदा सी मुगलों का हुनर देख के, कला देख के, हुण उहदी रूह जिहड़ी है वो कुरलांदी है, वो रोंदी है, क्योंकि उसनूं उस सुंदरता पिछे छुपी जो कोझा रूप है उसके दर्शन हुंदे, वो दिखाई दिंदा है। की हुण प्रश्न है, सब तो वड्डा प्रश्न, की वो हुसन, की वो सुंदरता हुसन है सचमुच जां उंजे ही छलदा, लख गरीबां मजदूरां दे हंजुआं ते जो पलदा। भी वो जो सुंदरता ताज महल दी वो वाकई सुंदरता है जां बहुत वड्डा प्रश्न चिन्ह लांदा है जो हज़ारां मजदूरां दे जुल्मां ते पल रहा है, उन्हां दे हंजुआं ते पल रहा है। इसका मतलब उसनूं ताज महल की सुंदरता हुण स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह जो सुंदरता है इस विच सच, इस विच दया, इस विच अहिंसा, इस विच न्याय नहीं है। हुण इत्थे जो सुंदरता है वो सार्थक नहीं रहिंदी, जिन्हों सारी दुनिया एडमायर करती है वो सुंदरता बेकार हो जाती है, क्योंकि वो सुंदरता गरीबां दे हंजुआं ते बनी हुई है, जुल्म करके बनी, इस करके वो इस कला की सुंदरता नूं बिल्कुल नकार दिंदा है। जदों असीं इस दे प्रश्न उत्तर देखते हैं, कवि ताज महल की खूबसूरती नूं किस दृष्टि नाल देखदा है? कवि ताज महल की खूबसूरती नूं इस दे काम करने वाले मजदूरां या कामां दे शोषण की दृष्टि नाल देखदा है। वो कहता है खूबसूरती नहीं है, बदसूरती है जिहड़ी जुल्म की बुनियाद ते टिकी हुई है। यह जो सुंदरता है ताज महल की, दरअसल यह सब तो वड्डी बदसूरती है जो जुल्म की बुनियाद उत्ते टिकी हुई है। मजदूरां काम ने जो वधीकी की है, बेइंसाफियां की हैं, वो जी उससे सुंदरता बनी है, वो सब तो कोझी इमारत है संसार की, कवि का मनना है, इस दृष्टि नाल देखदा है। फिर लिखा है खूबसूरती के सिरजना शोषण खूबसूरती नूं किवें प्रभावित करता है?
भी जो सुंदरता बनी है पर जो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जो शोषण है जो अत्याचार जुल्म होया ਉਹਦੀ सुंदरता ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਅਥਰੂਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੇ ਬੇਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਰਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਝੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਓ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਆਲਸ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗੜੁੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਆਂਡਾ ਉਹ ਫੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਬੜੀ ਕਰੁਣਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਦਇਆ, ਅਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਛਲ ਕਪਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬੜੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 2-2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।